It is not expert. Okay, so the subject line is profit booking, but I would say I tweak it to like how to use tax efficiently. So basically, कैसा है कि we know कि in long term taxation 1 lakh profit is tax free for everyone. So I tell my client कि let's say I've invested 10 lakh rupees in one scheme. The scheme is doing very good, and we are not touching it till let's say your goal is after 10 years and you need 20 lakh rupees. So 10 lakh rupees, let's say become 20 lakh rupees in next 10 years. So when you sell your this particular fund, and as per government rule, 1 lakh rupees is tax free. So 10 lakh plus 1 lakh, 11 lakh rupees is tax free. So 9 lakh rupees, you have to pay 90,000 rupees as a tax. So instead of that, in between, if my 10 lakh rupees become 11 lakh, if I sell that and if I reinvest that 11 lakh rupees, that means that you are investing again with higher purchasing cost. So unless and until you don't cross 12 lakh rupees, you don't have to pay the tax. So in a way, I am saving almost 9 to 10,000 rupees tax of a particular client per year. One of my client is having 10 accounts with me. So overall, I am saving his 1 lakh rupees tax. So this is one of the idea which I am using after this new long-term capital gain was introduced. Secondly, there is something called we do investment and we come across schemes which are not performing. So what happens that okay, दूसरे तरीके से बोलता हूँ कि there is something called as a action bias. कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट को लगता है कि आप पोर्टफोलियो में कुछ कर ही नहीं रहे, स्कीम अच्छी है फिर भी आप यूज कर रहे हो. सो एक्शन बायस क्या बोलता है कि नॉर्मली जब पेनल्टी किक होता है तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो गोल होता है वो स्ट्रेट आई मीन सेंट्रल पे ही होता है, बट बिकॉज इफ पीपल आर वॉचिंग हिम, जो गोल कीपर होता है उसको लगता है अगर मैं लेफ्ट या राइट साइड नहीं मूव करूंगा तो लगेगा कि ये कुछ एफर्ट नहीं ले रहा है. सिमिलरली समटाइम्स अपने में भी होता है कि अगर आप पोर्टफोलियो रिव्यू में या कुछ शफलिंग नहीं करोगे तो क्लाइंट को लगता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ बैठे हो, कुछ हो नहीं रहा. सो this is one of the activity where client feels that you are doing something for him. So even if you do redemption from same scheme or the other scheme, client feels that you are doing some work for him. तो ये एक चीज काम आती है. So basically कैसा होता है कि when we do investment, sometimes our schemes are not performing. So what I do normally, I just stop the SIP of the client. I don't do redeem any of that fund. So what I tell my client कि जो भी फंड पड़ा है वो स्कीम परफॉर्म नहीं कर रही है, तो हम लोग ने आगे का इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया है. We will redeem or we will switch over a period, not now. So maybe after 1 year or wherever time comes. So क्या होता है कि अगर क्लाइंट बोलता है कि मेरे को एग्जिट करना है बीच में, तो मेरे पास ये स्कीम जो है जो चल नहीं रही है और मैंने स्टॉप कर दिया, उसमें से मैं रिडीम करूंगा. और कई लोग क्लाइंट बोलते हैं कि मेरे को प्रॉफिट बुक करना है या 1 लाख का लिमिट यूज करना है. सो वी रिडीम दैट एंड वी डू दैट. सो एनजे का पोर्टल कैसा है, बहुत इजी है. हम लोग वी कैन डू कैलकुलेशन फॉर एनी क्लाइंट कि उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है एंड वी कैन लिमिट दैट. अगर कोई क्लाइंट बोलता है कि मुझे 1 लाख का ही प्रॉफिट करना है तो 95,000 तक का आप मैन्युअली कैलकुलेशन कर सकते हो लॉन्ग टर्म में एंड आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो. सो ये एक चीज है जो सबको काम आती है और करनी चाहिए. सो नॉर्मली माय पॉइंट इज दैट आई डू इन द मार्च मंथ, आई हैव सेट ऑफ क्लाइंट और आई हैव अ क्राइटेरिया कि दोज क्लाइंट हुज पोर्टफोलियो इज मोर देन 25 लाख रुपीस विथ मी. सो वो लोग का आई विल डू दिस एक्टिविटी मैन्युअली सो दैट क्लाइंट फील्स दैट आई एम गिविंग सम कस्टमाइज्ड सर्विस टू हिम. सो वहाँ पे माय फर्स्ट जॉब इज टू एग्जिट दो स्कीम व्हिच आर नॉट परफॉर्मिंग. उसमें से निकल गए तो पोर्टफोलियो भी अच्छा दिखता है एंड क्लाइंट को भी लगता है कुछ किया है. एंड ओवरऑल 9,500 रुपीज का आपका टैक्स बचता है. सेकेंड थिंग एनआरआई के लिए आता है कि जो पब्लिक एनआरओ से इन्वेस्ट करती है अपने पास या एनआरई से इन्वेस्ट करती है डेट फंड में. सो नॉर्मली कैसा होता है कि दे डोंट हैव इनकम इन इंडिया. सो अप टू 2.5 लाख रुपीज टैक्स फ्री in case if he redeem anything in debt fund, because debt fund में 3 साल के पहले कभी भी बेचा तो वो पूरा एज पर टैक्स उसको इनकम टैक्स के हिसाब से उसको टैक्स भरना होता है.
So if a NRI person, let's say, invested 50 lakh rupees in debt fund, एंड उसका सपोज 4-4.5% के हिसाब से साल का इंटरेस्ट होता है 2 लाख या 2.5 लाख रुपीस के बीच में, अगर मैंने मार्च के आसपास वो पैसा यानी ए डेट फंड से बी डेट फंड में स्विच किया या बी डेट फंड से ए डेट फंड में स्विच किया, सो इन ही विल हैव टू पे 30% TDS टू द गवर्नमेंट, म्यूचुअल फंड कंपनी विल पे एंड ही कैन क्लेम दैट बैक. सो ओवरऑल उसका वो जो 2.5 लाख का जो लिमिट है, वी कैन यूज दैट, प्लस इक्विटी में 1 लाख का लिमिट है, वी कैन यूज दैट एंड वी कैन सेव टैक्स फॉर इट. सो आई डू दिस एक्टिविटी फॉर NRI क्लाइंट. सो डेट टैक्सेशन में नॉर्मली डेट फंड आता है प्लस इंटरनेशनल फंड आता है. सो अगर आपने इंटरनेशनल फंड में भी इन्वेस्ट किया हुआ है और अगर आप उसको भी 3 साल के पहले बेचते हो तो एज गुड एज इनकम में ऐड होगा. So for NRI people who are interested to do investment in international fund, this is also helpful to do activity. Okay. उसके बाद so basically अब तक कैसा था, अपना जो 1 जुलाई से बंद हो रहा है, तो I was very happy कि क्लाइंट को पैसा देना नहीं पड़ता था. So स्कीम A से स्कीम B में स्विच कर दिया और स्कीम B से स्कीम A में स्विच कर दिया. So री इन्वेस्ट हो जाता था ऑटोमेटिकली एंड जो TDS कटता था क्लाइंट को मिल जाता था. बट नाउ वी हैव टू फिगर इट आउट फ्रॉम 1 जुलाई की क्या करना है. अगर वो इंट्रा MC स्विच नहीं वर्किंग कर रहा, सो वी नीड टू फाइंड आउट कि अभी हम लोग कैसे करेंगे. एक चीज था. फिर ऑल्सो आई टेल माई क्लाइंट कि जब हम लोग प्लानिंग करते हैं, सो इफ ही सेज कि 12% से ही इज हैप्पी इन हिज प्रोफाइल और प्रॉफिट और इन हिज पोर्टफोलियो. सो अगर कई बार जैसे आपका पोर्टफोलियो 15% या 18% दिखा रहा है, सो इफ यू आर हैप्पी यू शुड एक्सिट. देन डोंट वेट कि ये 20% होगा, 25% होगा, 30% होगा तभी मैं, बिकॉज अभी जैसे मार्च 20 से जो भी पोर्टफोलियो बढ़ा है सबका रिटर्न अभी 25 से 30% दिख रहा है, 40% दिख रहा है. हेलो हेलो, am I audible क्या? ओके. सो हाँ, सो अभी इफ यू आर से कि मेरे 12% से मैं खुश हूँ और कभी आपको 15 या 18% दिख रहा है, सो यू शुड डू दैट प्रॉफिट बुकिंग ऑल्सो. यू शुड नॉट वेट टू टाइम द मार्केट की नहीं इधर से बढ़ने वाला है. सो बेसिकली मार्च में आई डोंट डू मार्च, प्रैक्टिकली मेरा कोई पोर्टफोलियो है ही नहीं. तो मार्च में ये ऑटोमेटिक 6 महीने में होता रहता है अपने हिसाब से. बट इन माई वे क्लाइंट को लगता है, क्लाइंट बोलता है कि मैं खुश हूँ, तो मैं वो लोग का भी प्रॉफिट बुकिंग कर देता हूँ. सो दैट टाइम आई आस्क देम कि अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख के ऊपर जा रहा है, आर यू ओके टू पे द टैक्स? ही सेड ओके, देन वी डू दैट. अदरवाइज वी लिमिट अगेन टू 95,000 एंड वी से कि अब 1 अप्रैल को हम लोग वापस रिविजिट करेंगे. सो ये टाइम भी जैसे मेरा मार्च में बहुत जन का रह गया था, तो आई डिड दैट इनिशियल 15 डेज. बहुत जन का मैंने ऑलरेडी स्विच कर दिया है, रिडम्पशन करके डेट फंड में डाल दिया पैसा. वो एक तरीका होता है. दूसरा, मार्च में हम लोग क्यों करते हैं कि बेसिकली क्लाइंट में बी इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट ऑल्सो. सो अगर आपको पता होगा कि मैं अगर शॉर्ट टर्म लॉस करता हूँ, सो शॉर्ट टर्म लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म गेन एंड शॉर्ट टर्म गेन. सो अगर कोई क्लाइंट मेरे को बोलता है कि मैंने पर्टिकुलर स्टॉक में इतना नुकसान किया है, तो मुझे ये अगर कुछ होता है तो देख लो, आई एम ओके. So that time also, if my mutual fund portfolio, if I have let's say 50,000 का short term loss हुआ है and मेरे पास long term gain है म्यूचुअल फंड में 1.5 लाख का, so मैं वो बेच के यानी री इन्वेस्ट कर देता हूँ. So क्लाइंट का क्या होता है बेनिफिट, वो जब फाइलिंग करेगा he will pay nil tax for 1.5 lakh rupees of profit and my purchase cost in mutual fund will go with that higher limit. Okay. सो और जो लॉन्ग टर्म लॉस होता है शेयर में भी होता है, कई बार म्यूचुअल फंड में भी होता है. सो लॉन्ग टर्म लॉस होता है दैट आल्सो कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म गेन. सो ये एक मेथोडोलॉजी भी है जो काम आती है टू सेट ऑफ एंड यूज दैट लिमिट. तो 1 लाख इज वन लिमिट, बट अगर कई लोग का बहुत ज्यादा लेस लॉस होता है तो ये भी होता है. तो कई बार कैसा होता है कि डेट फंड में भी बहुत जन का लॉस हुआ है. So I will not deny, but Nippon Mutual Fund had given a very bad impression for us in 2020.
because of Yes Bank, we had invested in hybrid fund or equity saving fund where almost 10% NAV went down in a single day. Nobody had thought कि ऐसा हो सकता है. So now that loss, if I can set off against some long term gain, so client will be okay कि ठीक है मेरा set off हो गया, मुझे कोई टैक्स भरना नहीं है. So I use that also a lot during that period कि मेरा जिधर भी पैसा बचता है तो हो गया. वन मोर थिंग कि अगर आपको पता होगा कि जनवरी 18 में ग्रैंड फादरिंग आया था. सो बेसिकली कैसा हुआ था कि जैन 18 में मार्केट वाज वेरी एट पीक. उसके बाद मिड एंड स्मॉल कैप वेंट डाउन लाइक एनीथिंग. सो मेनी क्लाइंट हैड कम टू मी दैट सेइंग दैट आई डोंट वांट टू कंटिन्यू मिड एंड स्मॉल कैप बिकॉज इसमें ज्यादा वोलेटिलिटी है. आई एम ओके कि आप मेरा रेशियो चेंज कर दो, लार्ज कैप में बढ़ा दो. सो वी डिड दैट कि लार्ज कैप में ज्यादा रेशियो बढ़ा दिया, मिड एंड स्मॉल कैप में कर दिया. उसके बाद जो भी इन्वेस्टमेंट था, अब इफ आई वुड हैव सेल दैट टाइम, सो क्या हो रहा था कि जैसे मैंने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है वाया SIP, पोर्टफोलियो वेंट डाउन टू 75,000 और 60,000 समथिंग लाइक दैट. इतना कुछ कम हो गया था. व्हेन आई सी ग्रैंडफादरिंग, वो 1 लाख का वैल्यू वाज शोइंग 130 140. सो व्हाट रूल सेज ना कि अगर मैं लॉस अगर मेरा परचेज कॉस्ट सपोज 1 लाख है, मेरा ग्रैंडफादरिंग का वैल्यू 140 है, और सपोज मैं 90,000 भी लेट्स से 90,000 निकालता हूँ, 90,000 का वैल्यू है, 90,000 निकालता हूँ, तो आई एम बुकिंग 10,000 लॉस, नॉट 50,000 लॉस. 140 माइनस 90. और अगर मैं 110 में भी बेचता हूँ, सो आई विल नॉट बी पेइंग एनी टैक्स. बट जो 140 का मेरा वैल्यू है रिडम्पशन वैल्यू प्लस ग्रैंडफादरिंग का 140 जो वैल्यू है, तो वो 30,000 का जो डिफरेंस है, आई कैन नॉट गेट सेट ऑफ अगेंस्ट एनीथिंग. सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव 2 स्कीम ए स्कीम बी, और दोनों में ग्रैंडफादरिंग मुझे मिल रहा है. स्कीम ए में लेट्स से कि इट इज ट्रेडिंग एट हायर देन ग्रैंडफादरिंग वैल्यू. सो फॉर एग्जाम्पल 1 lakh was invested, grandfathering was 1.50 and I am getting 2 lakh rupees. And scheme B में 1 lakh was invested, I am redeeming at let's say 120 and my grandfathering was 140. So scheme A में I am booking 50,000 profit on top of grandfathering. Scheme B में I am booking loss on of 30,000 on grandfathering, but I am booking profit on my purchase cost of 10,000. सो गवर्नमेंट विल नॉट से कि भाई आपने वो 30,000 का नुकसान किया है तो दूसरी जगह पे आपने 50,000 का प्रॉफिट बुक किया है तो आप सेट ऑफ करें. सो पॉइंट वाज अगर स्कीम बी में मेरा ग्रैंडफादरिंग टच नहीं कर रहा है, सो आई वाज होल्डिंग दैट स्कीम कि जब तक वो उसके ऊपर नहीं जाता आई विल नॉट रीडिंग, बिकॉज क्लाइंट का उतना मुनाफा हो सकता है, यानी उतना टैक्स बच सकता है. सो आई हैड वन क्लाइंट हु हैज इन्वेस्टमेंट सिंस 2010 and we had few schemes where portfolio went down badly because of mid and small cap corrected a lot. But because 2018 mid cap small cap was very good point, so that time client had around 30-31% portfolio value on that small cap जो नीचे गिर गया था बहुत अच्छा खासा. So we hold that, and जब वो मार्केट ऊपर आया, so I used to calculate बिकॉज एनजे इज वेरी गुड टूल है. मैं सबको वही बताता हूँ कि एनजे क्लाइंट जैसा आपको किधर भी नहीं मिलेगा कि आप मोर देन 1 ईयर का वैल्यू कैलकुलेट कर पाओ, या आप बिफोर सेलिंग आप ग्रैंडफादरिंग का वैल्यू चेक कर पाओ कि आपका प्रॉफिट कितना होने वाला है आफ्टर ग्रैंडफादरिंग. सो आई जिसका भी मेरे को ये कैलकुलेशन करना होता है, आई यूज टू डू दैट. आई यूज टू शेयर टू द क्लाइंट एक्सेल शीट कि पर्टिकुलर स्कीम ये करेंगे तो इतना होगा, पर्टिकुलर स्कीम ये करेंगे तो इतना होगा. So ये स्कीम में फिलहाल we are below grandfathering, so we will not touch your portfolio, we will hold it and we will see again 6 महीने के बाद कि क्या हो रहा है. अगर we are getting that value, we will exit for sure. Again अगर वो सेम स्कीम में भी जाना है तो I am making sure कि वो grandfathering तक का पैसा ले लेना चाहिए सबको, because आप उसके नीचे जा रहे हो तो गवर्नमेंट आपको कोई बेनिफिट देने वाली नहीं. So many people say कि मेरा इतना पुराना इन्वेस्टमेंट है, मेरा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट चला जाए. So I normally tell ऐसा कुछ होता नहीं है. If I do my FD of 1 lakh rupees, let's say 2010, suppose वो 8% से ग्रो रही है सिंपल इंटरेस्ट पे, अगर वो 2015 में 140 होता है, कैन यू टेल मी अगर आप उसको री इन्वेस्ट करोगे तो आपकी नए FD में 140 लिख के आएगा कि 1 लाख लिख के आएगा? 1 लाख तो नहीं लिख के आएगा, 140 लिख के आएगा.
सो इट्स योर पर्सनल कैलकुलेशन कि मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया था, उसका आज 180 होने वाला है आफ्टर 10 साल में, बट वो एफडी पे तो 140 लिख के आ रहा है। सेम वे इफ आई एम डूइंग एनी प्रॉफिट बुकिंग फॉर यू, सो आपका जो परचेस कॉस्ट है वो ज्यादा दिखने वाला है, बट आपका एक्चुअल कॉस्ट उतना है ही नहीं, आपका कॉस्ट उससे नीचे ही है। तो आपको चाहिए तो आई कैन गिव यू ऑफलाइन, बट whatever you see in client desk after doing this exercise, it is not the actual value, because आपका वैल्यूएशन प्लस जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो बहुत कम दिख रहा है। पहले कैसा होता है कि आपको दिखेगा कि 1 लाख इन्वेस्ट किया, उसका 5 लाख हो गया, और जब आप ये एक्सरसाइज करते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट साइड का जो वैल्यू रहता है वो कम बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ री इन्वेस्टमेंट। सो क्लाइंट सोचता है कि मेरा प्रॉफिट कम हो गया, सो आई हैव टू टेल देम ऐसा नहीं होता, आपका कंपाउंडिंग चालू ही है, बट आई एम डूइंग जस्ट द ट्विक, आई एम यूजिंग द टैक्सेशन पार्ट विच इज गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग। अगर आप वो यूज नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान है। सो ऑल क्लाइंट इज एग्रीइंग, सो वो एक्सरसाइज मैं करता रहता हूँ। सो आई एम यूजिंग द टैक्सेशन पार्ट प्लस आई एम यूजिंग इंटरनली जो प्रॉफिट बुकिंग है। थर्ड थिंग वी डू दैट गोल बेस्ड जो प्लानिंग होता है। सो जिसने मेरे को गोल्स दिए हुए हैं, सो क्लाइंट डेस्क में ऑलरेडी आई हैव पुट दैट गोल की 10 साल के बाद इतना पैसा लगेगा, इतने साल के बाद इतना पैसा लगेगा। सो कई बार कैसा होता है कि व्हेन वी आर नियरिंग टू दैट गोल, सो साल में एक बार मैं चेक करता हूँ हर एक क्लाइंट का, यानी जब उसके साथ रिव्यू मीटिंग होता है उसके पहले, कि उसने जो गोल्स दिए थे उसमें हम लोग कहाँ पहुंचे हैं एंड उसका कितना टाइम बाकी है। सो नाउ इफ आई एम 100% इक्विटी अलोकेटेड पर्टिकुलरली फॉर दैट गोल, एंड अगर मेरा 3 साल बाकी है, सो देन आई स्टार्ट एग्जिटिंग फ्रॉम इक्विटी एंड वो आर्बिट्राज फंड या डेट फंड में थोड़ा थोड़ा मैं स्विच करके चालू कर देता हूँ। सो अगर कल जाके मार्केट गिरना चालू हुआ, सो इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम फॉर मी और क्लाइंट। और सेकेंडली लेट्स से हम लोग गोल के आगे हैं, तो बेसिकली आप कई बार सोचोगे कि जैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है फॉर पर्टिकुलर गोल और आप 10 साल में वो पहुंचने वाले हो ओवर अ पीरियड, और नीचे आप देखोगे कई बार दिखता है कि आपको जीरो वैल्यू एडिशनल इन्वेस्ट करना है एनजे पोर्टफोलियो में, सो दैट मीन्स यू आर ऑन ट्रैक। सो समटाइम्स वो अगर उससे भी हम लोग फास्ट जा रहे हैं, यानी कि अगर हम लोग 12% की कैलकुलेशन से कर रहे हैं और कई बार क्लाइंट का पोर्टफोलियो 15 या 18% से ग्रो हो रहा है, सो यानी कि मैं गोल से आगे चल रहा हूँ। सो मतलब कि अगर मैं 12% में खुश हूँ और मुझे 15 या 18% ऐसे ही मिल रहा है गोल पे, सो आई टेल देम क्लाइंट कि हम लोग ने 12% से किया था, बट अभी 15% आपको ये पोर्टफोलियो में मिल रहा है। सो इफ यू आर हैप्पी, थोड़ा पैसा हम लोग को निकाल के डेट में या लो इक्विटी वाले पोर्टफोलियो में चला जाना चाहिए, बिकॉज आपके गोल पे हम लोग आगे चल रहे हैं। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, पर आज आपके नसीब से आपको मिल रहा है, तो अगर आप खुश हो तो निकाल दो। सो देर आर क्लाइंट हु से कि नहीं कंटिन्यू करते, जो देखा जाएगा, और कई बोलते हैं कि ठीक है हम लोग 12 की जगह 15% मिल रहा है, आप निकाल दो। सो वो फिर पैसा में लो इक्विटी यानी कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड या उधर स्विच कर देता हूँ। सो वैसा मैं एक्टिविटी मैनेज करता हूँ। और एक चीज ये भी होता है कि आई टेल माई ऑल माई क्लाइंट, कि मैंने खुद ने मेरे बेटे के लिए किया है। सो इफ यू डू एनी इन्वेस्टमेंट फॉर माइनर अकाउंट, जैसे से आपने 5,000 का भी SIP चालू किया माइनर के नाम पे, और आप अगर उसको बेचते नहीं हो कभी, यानी सपोज स्कीम परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप स्टॉप करके दूसरी स्कीम में जाओ, बट आप जब तक वो 18 टर्न नहीं करता, अगर आप उसको बेचते नहीं हो, सो as of now before 18 if you sell or if you switch, it is considered as a guardian income, तो गार्डियन को टैक्स भरना पड़ेगा। बट अगर 18 के बाद हम लोग करते हैं, जब माइनर टू मेजर हो जाएगा उसके बाद हम लोग ये जो एक्टिविटी करेंगे, सो वॉट एवर द इन्वेस्टमेंट, लाइक वॉट एवर द गिफ्ट वॉज गिवन बाय पेरेंट प्लस वॉट एवर वॉज द प्रॉफिट दैट वॉज क्रिएटेड इन दिस 18 years or 10 years 15 years, दैट विल बिकम वाइट का इनकम हिज नेम डायरेक्टली। सो कई बार कैसा होता है कि पर्टिकुलर पर्सन सेज कि मैं मेरे नाम पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ, वो जब 18 का मैं उसको गिफ्ट दूंगा इतने पैसे। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने 10,000 का SIP मेरे नाम पे ही किया है एंड मैंने उसको ग्रो किया 15 साल में या 18 साल में, एंड लेट्स से 1,20,000 18 लाख, सपोज 15 साल में मैंने 18 लाख इन्वेस्ट किया और सपोज उसका वैल्यू 50 लाख है। नाउ माई व्यू वॉज एज अ पेरेंट दैट दिस 50 लाख रुपीज आई नीड टू गिव एज अ गिफ्ट टू माई चाइल्ड, वो जब 18 का होगा।
बट अगर मैं ये करने जाऊंगा तो क्या होगा, अभी 18 के ऊपर 32 लाख का मेरा जो प्रॉफिट है उस पर आई हैव टू पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सो पैसा वो कम हो जाता है, बट उसकी जगह पे वो डायरेक्ट उसके ही नाम पे है, और वो जब 18 का होगा, सो ये प्रॉफिट प्लस इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली उसके नाम पे वाइट का होता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू सेव द टैक्स। ओके, बाकी ऑफ कोर्स डीमेट टू डीमेट आई यू कैन गिव डीआईएस बुकलेट भर के आप दे दो, पर मैंने म्यूचुअल फंड में आज तक कभी यूज नहीं किया वो चीज। शेयर्स में हम लोग करते हैं कि डीआईएस बुकलेट भर के हम लोग दूसरे के नाम पे ट्रांसफर करते हैं, बट आई हैव नॉट डन दिस। सो माइनर के नाम पे भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट करोगे आप और कभी बेचोगे नहीं, सो ओवरऑल वो भी एक जात का टैक्स बचाने का ही है क्लाइंट के नाम पे। एंड सेकेंडली मैं सबको बोलता हूँ क्लाइंट को कि आपके पास जो भी सरप्लस है जो आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, बट आपको बैंक में रखने में आई मीन बैंक में आपको कम मिल रहा है, सो डू दिस एक्टिविटी लाइक पिगी बैंक सर्विस। आप एंड ऑफ द मंथ जो भी पैसा बचता है आपको लगता है कि मुझे नहीं चाहिए, 50-50 आप अगर आप हायर टैक्स स्लैब में हो, 30% टैक्स स्लैब में हो, तो 50% आप डेट में रखो, 50% आप आर्बिट्राज फंड में रखो। ओवर अ पीरियड ये आप एक्टिविटी करते जाओ, एज अ पिगी बैंक आप डब्बे में पैसे भरते जाओ। सपोज 6 महीने में आपको पैसे की जरूरत लगी, और सपोज आपने 10-10 20,000 रुपया सपोज मेरा बचा था, 10,000 मैंने आर्बिट्राज में डाला, 10,000 मैंने डेट फंड में डाला, तो दोनों में 60-60 हजार रुपया मेरा जमा हो गया। अब अगर मेरे को अर्जेंट पैसे की जरूरत है, फॉर एनी रीजन आई हैव टू गिव टू स्कूल एजुकेशन या LIC का प्रीमियम भरना है, जो भी भरना है, और मुझे कल ही चाहिए, तो आप डेट फंड से रिडम करो, 30% टैक्स लगेगा। अब आर्बिट्राज से करोगे आपको 15% टैक्स लगेगा, बट 3 दिन के बाद पैसा आएगा। एंड गलती से सपोज आपने 1 साल कंप्लीट कर दिया है, तो अगर आप आर्बिट्राज फंड से पैसा निकालोगे तो 1 लाख का प्रॉफिट टैक्स फ्री है, प्लस 10% ही टैक्स लगेगा आगे जाके। सो दिस पिगी बैंक वे माई क्लाइंट आई एक्सप्लेन देम कि आपको कैसे करना है, फिर वो लोग खुद से ही करते हैं, मुझे नहीं पता। सिर्फ जब एग्जिट करना होता है देन दैट टाइम दे पिंग मी कि कौशल आई नीड मनी, लेट मी नो कि कहाँ से हम लोग को पैसा निकालना है जिससे कम टैक्स लगे। तो मैं सीधा सिस्टम में जाके चेक कर लेता हूँ। इफ आई फाइंड एनी डेट फंड विद मोर देन 3 years, तो मैं वहां से पैसा निकालता हूँ। अगर वो नहीं है तो आई टेल देम कि आपका डेट फंड में 3 साल नहीं हुआ, तो जो भी निकालोगे उसमें फ्लैट टैक्स लगने वाला है। आर्बिट्राज में अगर 1 साल से पूरा ना मिल गया तो हम लोग वहां से निकालेंगे। और अगर पैसे की अर्जेंट है तो वी हैव टू गो फॉर डेट फंड, बिकॉज एक दिन में आ जाता है पैसा, आर्बिट्राज में 3 दिन लगता है। अभी जैसे लंबा वीकेंड आया था, तो सबको पता है कि इक्विटी का स्विच किया है या इक्विटी का रिडम्पशन किया है, तो 3 दिन वॉज लाइक 7 और 8 days, बिकॉज 4 दिन छुट्टी आ गया बीच में। सो वो कैलकुलेशन करके आई डू दैट। और I forgot one point. हाँ, लास्ट थिंग, लेट्स से FMP है, सबको पता रहेगा कि FMP में इन्वेस्ट लोग क्यों करते थे पास्ट में। मेनी टाइम्स स्कीम वेर गेटिंग लॉन्च इन फेब और मार्च, एंड उसका मैच्योरिटी जो आता था अप्रैल महीने में आता था। तो फॉर एग्जांपल मैंने फेब 2017 में इन्वेस्ट किया है एंड अप्रैल 20 में उसका मैच्योरिटी है। सो एज पर टैक्सेशन इट इज 3 years, बट इन फाइनेंशियल इट इज 4 years। तो गवर्नमेंट के हिसाब से आपको 4 साल का इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा जब आप टैक्स कैलकुलेट करोगे। तो सेम वे वी डू इन डेट फंड ऑल्सो। तो अगर कई क्लाइंट डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, सो आप दिसंबर के बाद, मैंने आई टेल क्लाइंट कि आपको करना है तो अगर 3 साल वाला प्लान से आपको करना है कि आपको रिस्क नहीं लेना है, डेट फंड में करना है, सो डू इन्वेस्टमेंट बिटवीन नवंबर टू मार्च, जब भी आपको कंफर्टेबल हो, एंड वी विल रिडीम दैट मनी इन अप्रैल। सो अभी जैसे अप्रैल है, आई हैड माय पर्सनल इन्वेस्टमेंट आल्सो इन दैट फंड। सो नाउ इट हैड क्रॉस, आई मीन आई हैव एंटर इनटू न्यू फाइनेंशियल ईयर। सो मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, बट मैंने रिडीम कर दिया और वापस री इन्वेस्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, इट विल बी कंसिडर एज अ 4 years ऑफ इंडेक्सेशन इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड। सो मेरा टैक्सेशन पार्ट ऑलमोस्ट नील हो जाएगा और वापिस मेरा रीपर्चेस हो गया। अब वापस मैं उसको 3 साल प्लस के हिसाब से कंटिन्यू करूँ। So ये these are all method that I use as a, you can say, profit booking, or as a, you can say, to save the tax or use the best way of client का tax बचाने। So I hope मैं मेरे सब पॉइंट सबको समझे हो, ये सब लोग यूज करते होंगे, मुझे नहीं पता। कौशल,
आपको ना ये सब अभी एक्सेल में नंबर्स डाल के डालना, देखिए समझाना पड़ेगा, तो आपको वीडियोस सुनना पड़ेगा बार बार। मैं पहले प्रेजेंटेशन इज नॉट माय कप ऑफ टी, मैं क्लाइंट के लिए भी प्रेजेंटेशन नहीं बनाता हूँ, जो है सीधा। अब अभी कैसा है कौशिक भाई, आप तो आपका अभी ज्यादा नहीं हुआ राइट, बट 3-4 साल हो गए बाद में एनजे का क्लाइंट डेस्क, इफ यू यूज यू विल अंडरस्टैंड कि कितना ये फास्ट होता है। और मैं देखता हूँ कुछ शेयर कर सकता हूँ तो ऑफलाइन में पक्का शेयर करूंगा, बट जो भी है मैं टैक्स ही बचाता हूँ बेसिकली, जो भी रूल्स है मैं रूल्स फॉलो करके टैक्स बचाता हूँ। अच्छा, ये सब आप उनको एक्सेल शीट में कुछ कैलकुलेशन वगैरह नहीं दिखाते हो, जस्ट ओरली एक्सप्लेन करते हो? हाँ आई मीन देखो, ये जो एफडी का, आपको एफडी का पॉइंट समझा तो आप समझा सकते हो क्लाइंट को कि आप एफडी री इन्वेस्ट करते हो, तो एफडी री इन्वेस्टमेंट में आपको क्या बोलते हैं, एफडी री इन्वेस्टमेंट में आपको नया एफडी में क्या दिखेगा? अगर मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया है, सो वो पॉइंट आता है क्लाइंट को कि मेरा पावर ऑफ कंपाउंडिंग चला जाएगा। सो आई टेल देम ऐसा नहीं है, आपका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट तो मेरे पास उतना ही है, मैं तो सिर्फ आपका गवर्नमेंट का टैक्स बचा। और आप एनजे का क्लाइंट डेस्क आप यूज करोगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे ग्रैंडफादरिंग का उसने फिल्टर दिया हुआ है, तो वो जैसे आप अप्लाई करोगे क्लाइंट डेस्क में। कौशिक भाई, आप पार्टनर डेस्क से शेयर करके एक सैंपल दिखाओ। हाँ, that will be better. You have to get हम sharing. बोल रहे थे ना कि हमको दिखता है कि कितना प्रॉफिट बिफोर रिडम्पशन, we can see how much profit. That is from valuation report, no, or something else? No, there's in valuation there is a grandfathering report. That's what he's saying. Okay. Under valuation, you have choice to see scheme wise summary, and last item is grandfathering. Acha. Can we stop the recording, because I cannot share partner desk like this. Yeah. Rohit ji, can you stop the recording? But you'll have to share the screen.